नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम RBSC 10th क्लास जो राजस्थान का जीके है चैप्टर वाइज, इसमें लगभग 450 प्रश्न बने हैं। इसमें जो भी टाइम लगेगा वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार इसे बिना स्पीड बढ़ाए देख लें, बाद में इसे एक बार स्पीड बढ़ाकर देख लेंगे। निश्चित रूप से पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में रीट और सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का हवाला इसमें दिया गया है। आप वीडियो को ज़रूर देखें, बाद में ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए देखिए पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास और उसका परिचय, जो आपके रीट के टॉपिक में दिया गया है वो है, और पहले का भी पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर एक है, सर्वप्रथम किसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था? तो कन्हैयालाल सेठिया, माणिक्यलाल वर्मा, जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉड। तो आप लोगों को पता होगा जॉर्ज थॉमस थे, जो जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना नाम दिया गया था। और कब दिया गया था? वो दिया गया था 1800 ईस्वी में। तो ये प्रश्न था। अगला प्रश्न है 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में किसने राजस्थान के लिए राजस्थान और एक शब्द और आता है रजवाड़ा, ये दिए थे? तो वो दिए थे कर्नल जेम्स टॉड ने। देखिए, मैं कम समय में पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आप वीडियो को जल्दी देख लेंगे और आसानी रहेगी आपको। अगला क्वेश्चन है 1829 में, देखिए ये मैंने पढ़ दिया है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। देखिए, राजस्थान का एकीकरण से कौन से चरण में प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था? यानी राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण में कौन से चरण में राजस्थान को राजस्थान प्रदेश घोषित किया गया था, वो आपको देखना है। तो वो कौन सा चरण होगा? वो होगा चौथा चरण। कौन सा होगा? चतुर्थ चरण में। ध्यान रखें, ये 30 मार्च 1949 का दिन था जिसने इसे राजस्थान स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो मत्स्य मरु प्रदेश, जंगल धांधावी प्रदेश, सूरसेन। तो इसका उत्तर 100% सभी हो जाएगा, यानी इन क्षेत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, महानदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? बांगड़, कांठल, मेवात, कुरु। तो यह है कांठल। क्या है? कांठल। और भी दिया गया है 56 का मैदान, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे 56 का मैदान बोलते हैं। आपसे वो बात पूछूंगा कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? और वो हैं बाड़मेर में। कई बार ऐसा प्रश्न आता है तो हम गलत कर बैठते हैं। अगला क्वेश्चन, भैंसरोड से लेकर के बिजोलिया तक का जो पठारी भूभाग है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उपरमाल। क्या कहलाता है साथियों? उपरमाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आद्य युग का समय माना जाता है, जो आद्य युग है उसका समय माना जाता है। तो मैंने आपको बताया था हिस्ट्री पढ़ाते समय, आद्य युग की सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये दोनों सभ्यता आद्य युगीन सभ्यता हैं। तो ये देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता से, देखिए ये कह रहा है सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक। क्या ये हो सकता है? हड़प्पा सभ्यता से 600 ईस्वी पूर्व तक और 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक। तो आप लोग देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो आद्य युग में गिना जाएगा, और सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा तक का काल है उसे कहा गया है प्राग काल। कहते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका हमारे इतिहासकारों पर कोई लेखा जोखा, कोई प्रमाण नहीं है, वो प्राग ऐतिहासिक काल है। और हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और 600 ईस्वी पूर्व तक, अर्थात जो आर्य सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के पतन तक का जो कार्यकाल है वो आद्य युग में आएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने जयपुर और इंद्रगढ़, बहुत ध्यान रखना इस चीज़ को, यानी 1870 ईस्वी में सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाले। तो ये प्रश्न मैं आपको पहले भी एक बार समझा चुका हूँ। C.A. हैकेट इसका उत्तर होगा। क्या होगा? C.A. हैकेट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
किस सभ्यता से उत्तर पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बागौर सभ्यता भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी उत्तर पाषाण काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल दिया गया है, देखिए कुराड़ा नागौर, गिलुंड राजसमंद, एलाना जालौर, मल्हा जयपुर। तो साथियों आप लोगों को पता लगा होगा कुराड़ा नागौर में है, गिलुंड राजसमंद में है, एलाना जालौर में है, लेकिन जो मल्हा है ये जयपुर में नहीं है, ये नोह में है। नोह कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। ये देखिए नोह भरतपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ताम्र कांस्य काल के स्थलों के संबंध में? देखिए कराड़ौत चुथवाड़ी, बिल्कुल ठीक बात है, जयपुर में पड़ता है। आपने किताबों, आपकी जो बड़ी बड़ी गाइड हैं उनमें सब कुछ नहीं मिलेगा, ये सब NCERT और RBSC की जो पुस्तकें उनसे उठाया गया है, और ये सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए थे पिछली बार भी। कोल माहौली सवाई माधोपुर में, बिल्कुल ठीक है। गणेश्वर सभ्यता क्या झुंझुनू में है, और श्रावणिया व पुंगल बीकानेर में। तो आप लोगों को पता होगा गणेश्वर सभ्यता झुंझुनू में नहीं है, तो कहाँ है ये? सीकर, ये सीकर में है, तो आपको अच्छे समझ लेना। देखिए लोहा सामग्री की प्रचुरता के कारण किस प्राचीन स्थल को राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है? तो टाटा नगर राजस्थान का रेड टोंक है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोहे को गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये जोधपुरा, जयपुर और सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा, जयपुर और सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के संबंध में गलत है? तो सर्वप्रथम 1952 में अलबनंद घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक बात है। 1961 में BB लाल और BK थापर द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, ये भी ठीक है। यहाँ से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसका चौथा उत्तर है वो गलत है, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में किसके नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अक्षय कीर्ति व्यास के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता का उत्खनन 1957-58 में किसके निर्देशन में किया गया था? जो गिलुंड सभ्यता है इसका किया गया था BB लाल के नेतृत्व में। देखिए इसमें दिया गया है 1998-2003 के मध्य पूना के BS शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोजल के निर्देशन में भी इसका उत्खनन किया गया था। इसके बारे में आपको समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर किसके द्वारा 1967 से 1970 के मध्य बागौर सभ्यता का उत्खनन किया गया था? तो बागौर सभ्यता का उत्खनन BN मिश्र द्वारा किया गया था। बागौर सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो BN मिश्र के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन हुआ था? जो गणेश्वर सभ्यता है इसका उत्खनन हुआ था रतनचंद्र अग्रवाल। देखिए गणेश्वर सभ्यता रतनचंद्र अग्रवाल। अगला देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो आप कैसे करेंगे, बताएंगे फटाफट। ताम्रयुगीन सभ्यता की जो जननी है वह है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रश्न हो रहा था ताम्रवर्ती नगरी, तो वो आहड़ है। भीनमाल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? जो भीनमाल जालौर है इसका जो उत्खनन है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो करवाया गया था RC अग्रवाल, यानी रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसवाल सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है? और मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये रीट जो 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है 23-24 फरवरी में, 23-24 जुलाई में, तो निश्चित रूप से उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये सभ्यता कहाँ पर है? तो ईसावाल सभ्यता है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आप अच्छे से ध्यान समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता बालाथल उदयपुर का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो बालाथल का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा करवाया गया था? BN मिश्र। देखिए BN मिश्र के द्वारा बालाथल का उत्खनन करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 23, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन स्थल रंगमहल, हनुमानगढ़,
ओझनिया, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़गढ़, बरौर, बाड़मेर। देखिए इसमें आपको लग रहा होगा कि जो बरौर है वो बाड़मेर में नहीं है, बरौर पड़ता है गंगानगर में। कहाँ पड़ता है? गंगानगर। गंगानगर है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? देखिए एक शब्द है नगर, कई बार बच्चे कम पढ़ते हैं, और एक है नगरी, एक है नगर। नगरी और नगर, देखिए जो नगरी है वो पड़ती है चित्तौड़गढ़ में और नगर पड़ता है टोंक में। इन चीज़ों को आप भली भांति समझ लेंगे तभी जाके काम चलेगा। तो नगर सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? नगर टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किन स्थानों से वैदिक काल के अवशेष मिले हैं? अनूपगढ़ से, तरखान वाला डेरा और चक्र 64, यहाँ सभी स्थानों से मिले हैं, सभी स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट। हर्षचरित और इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है चाणक्य। देखिए इनका नाम कौटिल्य और इनका मूल या वास्तविक नाम, डेफिनेट से नाम बोलते हैं, विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि कौटिल्य या चाणक्य का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कृपस वर्णी मृदपात्र कहा गया है? तो ये कहाँ से प्राप्त हैं? तो ये देखिए बैराठ, गणेश्वर, गिलुंड, आहड़। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गणेश्वर। क्या हो जाएगा? गणेश्वर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, बैराठ सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? जो बैराठ सभ्यता है उसका निर्देशन दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। तो इन सब के नेतृत्व में सबका संबंध बैराठ सभ्यता से समझा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रीड के लिहाज से ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न हो सकता है। कई बार एक सभ्यता से संबंधित अगर एक से अधिक लोग जुड़े हुए हैं तो वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए, कहाँ से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भागौर, जंगल देश, बैराठ और मत्स्य। तो आपको पता लगा होगा बैराठ में जो सम्राट अशोक था उसके समय के भ्राबू जो शिलालेख है, भारभू शिलालेख, उसकी प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ से प्राप्त हुए थे। देखिए चैप्टर नंबर 1 है और इसका सेकंड पार्ट है राजस्थान का इतिहास और इसका परिचय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मानमौर्य को हराकर कब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? तो मानमौर्य को कब हराया था? तो इसका सीधा सा उत्तर 734 में। इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था और एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। आज देखेंगे वास्तविक नाम इनका कालभोज था। आप लोग अच्छी तरह समझें, मानमौर्य एक शिलालेख था जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने पानी में फेंकवा दिया था। क्यों? मुझे उत्तर चाहिए इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है भूताला का युद्ध किन किन के मध्य 1227। देखिए इसकी डेट कई बार 1226 भी मिलती है आपको, है ना। तो जो NCERT और RPSC की जो पुस्तकें हैं उसमें इसकी सही डेट है 1227। तो ये किस किस के मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। अगला प्रश्न है रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए चित्तौड़ युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है पद्मावत ग्रंथ से। अगला क्वेश्चन देखिए, 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर किसने सिसोदिया गुहिल वंश की स्थापना रखी थी? तो उनका नाम है राणा हम्मीर। क्या नाम है? राणा हम्मीर। राणा हम्मीर के बारे में और भी फैक्ट हैं। मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है इनको, बेसम घाटी पंचानन कहा जाता है। सिंगोली बांसवाड़ा युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। आप देख लीजिए, सिंगोली युद्ध बांसवाड़ा में मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने क्या है? पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, महाराणा लाखा के संबंध में गलत कथन है। तो लाखा के संबंध में जो गलत कथन है वो आपको चूज करना है। 1382 में मेवाड़ के शासक बने, ठीक बात है। मारवाड़ के रनमल की बहन हंसाबाई से 60 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था, ये भी आपसे छुपा नहीं है।
राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकाले गए थे। इसी समय एक बंजारे ने पिछला झील का निर्माण करवाया था। तो इसमें गलत की बात कर रहा तो इसमें गलत तो कोई भी नहीं है, कोई गलत नहीं है, सभी फैक्ट इनके ठीक है, सही उत्तर हैं सभी। उत्तर हो जाएगा 5 में। 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो आप लोगों को पता होगा जिलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे देखिए इस तरह से एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे और सेना विश्राम कर रही थी। और जैसे सेना यहाँ विश्राम कर रही थी, इस विश्राम स्थल में बताया जाता है कि महपा पवार के कहने पर चाचा और मेरा के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी जिलवाड़ा के युद्ध में 1433 ईस्वी को। तो आप लोग देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, मालवा के महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? तो ये बहुत सीधे से फैक्ट है, 1437 को हुआ था। इस युद्ध विजय के उपलक्ष्य में ही इन्होंने महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के महल में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1456 में किन किन के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी? तो 1456 में जो चंपानेर की संधि हुई थी वो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच हुई थी, जिसमें इन्होंने आधा आधा राज्य बटाने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कौन से मंदिर बनवाए थे? तो कुंभस्वामी, श्रृंगार चौरी, दोनों। तो बिल्कुल ठीक बात है। इनकी एक रमाबाई पंडित इनकी पुत्री थी महाराणा कुंभा की, इनके विवाह के अवसर पर इन्होंने श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। देखिए इसमें और भी बहुत कुछ मंदिर हैं, लेकिन उनके बारे में हम अलग से एक फैक्ट है उसी में बताएंगे आपको। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन। कौन था? मंडन था। ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। कविराज श्यामलदास के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों के निर्माता कुंभा थे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बहुत कई बार ये प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखिए, एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? महाराणा कुंभा, कविराज श्यामलदास, कान्हा व्यास। तो कौन था भाई? इसका हो जाएगा कान्हा व्यास, यानी इसके जो शिष्य थे वो कान्हा व्यास। ये क्या है? शिष्य हैं इसके। और इनके गुरु का नाम था सारंग व्यास, सारंग। तो ये ध्यान रखें इस बात को, जो सारंग है, सारंग इनका गुरु है और शिष्य था इनका कान्हा व्यास। तो कान्हा व्यास द्वारा लिखी गई थी। मैं ये बात भी अब बोल रहा हूँ, इसका कुछ पाठ महाराणा कुंभा और कुछ पाठ इसका कान्हा व्यास द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक का लेखक राणा कुंभा नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और गीत गोविंद। तो ये तीनों पुस्तकें ऊपर वाली, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध महाराणा कुंभा की हैं, लेकिन जो गीत गोविंद पुस्तक है ये जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की, यानी जयदेव की है। पुस्तक की बात कर रहा है तो इससे इसका ताल्लुकात नहीं है। अगर बात कर रहा है टीका की, जैसे चंडी शतक टीका, जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, तो टीका का मतलब है एक छोटा रूप करके इनको लिखा गया था, एक पुस्तक इनकी नहीं है। ध्यान रखें इस बात को। महाराणा कुंभा ने किन पुस्तकों पर टीका लिखी है? और जो टीका लिखी, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे, सिर्फ टीका लिखी है, इन पे पुस्तक नहीं लिखी है। चंडी शतक, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से कौन सी उपाधि महाराणा कुंभा की नहीं है? तो महाराज, राव रावल, दानगुरु, राजगुरु, परम गुरु, विजय कटकातु और हाइड्रोक्लिक रूलर और हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य या अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान आदि नामों से इसको जाना गया था। लेकिन साथी जो थर्ड ऑप्शन है विजय कटकातु, ये राज सिंह की उपाधि है। ये हाइड्रोलिक रूलर भी विजय सिंह, क्या नाम था उसका, राज सिंह को कहा जाता है। विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर ये इसकी उपाधि नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, राणा कुंभा की उसके पुत्र उदा के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो हत्या कब कर दी गई थी? 1468 ईस्वी को। आप लोगों को पता होगा आगे चलकर राणा जब उदा हैं वो शासक बनते हैं और उनकी मृत्यु बिजली पड़ जाने से हो जाती है। आगे देखिए, हाँ
देखिए राणा कुंभा यानी राणा सांगा, ये क्वेश्चन देखिए, राणा सांगा और उनके किन भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ? तो पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। ठीक बात है, इन तीनों भाइयों के मध्य युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। आप लोगों को पता होगा जो राणा संग्राम सिंह थे, इनके पिता जो राणा सांगा थे, इनके जो पुत्र थे, उन पुत्रों के बीच में क्या है, लड़ाई हुई थी। और लड़ाई होने के साथ में जो पृथ्वीराज था, इन्होंने राणा सांगा की आंख फोड़ दी थी। पहले ही आप लोगों को पता होगा, इनकी आंख को क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो ये अजमेर के मेहपा पवार के वहाँ रहने लग गए थे, आपको ये बातें छुपी नहीं है। तो ये सभी उत्तर हो जाएगा इसका 16 में का। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध कौन सा महाराणा 1509 में मेवाड़ का शासक बना? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है? वो है राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1517 में। और वर्तमान में खतौली, पहले खतौली बूंदी के अंतर्गत आता था, लेकिन जैसे ही बूंदी से कोटा अलग हुआ तो अब ये कोटा के अंतर्गत आने लग गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। बांडी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो बांडी धौलपुर, कोटा, भरतपुर, तो ये पड़ता है इसमें धौलपुर में। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बाबर ने कब पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया था? तो वह 1526। ठीक है, देखिए एक अच्छा एक फैक्ट है, एक शब्द होता है एडी, एक होता है बीसी। तो कई बार ये देता है कि 1526 एडी, 1526 बीसी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये एडी में हुआ था, यानी आफ्टर डेथ ईसा मसीह के, और ये बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की जन्म से पहले। तो इन डेटों को ध्यान रखना, आप कई बार प्रश्न में पेपर में पूछा जाता है। अगला देखिए, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा संग्राम सिंह और बाबर की सेना का आमना सामना हुआ था। आगे देखिए, राणा सांगा की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी बसवा, एक गांव है जयपुर के निकट, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। और ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कलापी में इन्हें जहर दिया गया था और मांडलगढ़ में इसकी छतरी है। इसी से संबंधित हैं सारे, इसलिए प्रश्न थोड़ा लुभावना है, अच्छे से समझ लेना। महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पर है? तो अभी बात कर रहा था मैं, तो ये मांडलगढ़ में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1540 में मावली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? अच्छा प्रश्न है, अच्छा। महाराणा उदय सिंह और बनवीर के मध्य हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को इसी युद्ध में पराजित किया था। इसका 24 है, 2 उत्तर हो जाएगा इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है। मावली का जो युद्ध है वो, जैसे उदय सिंह के जो भाई थे विक्रमादित्य वगैरह, उनको हत्या वगैरह कर देता है, तो उसमें बाद में ही शासक बनता है। और इसमें रानी क्या नाम था, पन्नत है, अपने बच्चे चंदन की बलि देकर के उदय सिंह को कुंभलगढ़ के महलों में आसफ देवपुरा को सौंप देती है। ये आपसे छुपा नहीं है। आगे देखिए, राणा उदय सिंह ने कब उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? 1559 में। ठीक है, उदयपुर। अब इसमें और भी फैक्ट है, उदय सागर झील का निर्माण तथा मोती मगरी में सुंदर महलों का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, अगला है, अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1567 ईस्वी में। कब किया था? 1567 ईस्वी में। इस युद्ध में जयमल और पत्ता सेनानायक मारे गए। अकबर ने आगरा के किले में इनकी मूर्तियों का लोकार्पण करवाया था। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि एक कट्टर इस्लाम शासक जिसका नाम था औरंगजेब के द्वारा इन मूर्तियों को तुड़वा दिया गया है, लेकिन इनसे प्रभावित होकर बीकानेर के शासक राय सिंह ने, जो बीकानेर का जो किला है लालगढ़, इसी को हम जूनागढ़ के नाम से बोलते हैं, जूनागढ़,
इसी को हम ज़मीन का जेवर के नाम से बोलते हैं। तो इसके तमाम नाम हैं। लालगढ़, देखो लाल सिंह इनके पिताश्री का नाम था, इसलिए इन्होंने अपने पिता की याद में लालगढ़ नामक महल बनाया, जिसे जूनागढ़ का किला कहा जाता है। और इस किले के सामने इन्होंने गजारूढ़ पाषाण मूर्तियाँ लगवाई हैं, जयमल पत्ता और राठौड़ कल्ला की। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम। मैं आपको याद दिलाऊं कि जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 1572 में, तो अकबर ने समझा कि मैं इनको एक सहसून नीति से अपनी आधीनता स्वीकार करवा लूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, वो अकबर की भूल थी। तो इन्होंने फिर बाद में क्या है, एक शिष्टमंडल भेजा है। जो शिष्टमंडल भेजा समझाने के लिए, वो अपने आप में बेहद खूब है। जो शिष्टमंडल जो भेजा गया था, उस शिष्टमंडल में देखिए भगवान दास, जलाल खान, मान सिंह, टोडरमल, ये थोड़ा सा अपर प्रश्न है, अपर है, रीड की जो कि थोड़ा कम चांस लग रहा है। लेकिन आप ध्यान रखें, पहली बार किसे भेजा गया था, अंतिम बार किसे भेजा गया था, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो ज़्यादा घातक हो सकता है। तो इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी, जमो भट्ट या जमुना भट्ट। अगर हम जमुना भट्ट देखेंगे शब्द को, जय फोर जलाल खान करोची, मन फोर मान सिंह, भय फोर भगवान दास और टे फोर टोडरमल। तो देखिए जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, तो इसका फोर्थ आंसर है वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए हरावल दस्ते का नेतृत्व तो हाकिम खान सूर ने किया था। मैं आपको इसके बारे में समझा दूँ। देखिए सेना के 3 भाग होते हैं। सेना के कितने भाग होते हैं? 3। जैसे सेना सजती है युद्ध के लिए, तो एक होता है हरावल, और एक होता है चंदावल, एक होता है बीच वाला भाग, जिसे मध्य वाले भाग को ढोलान बोलते हैं। ढोलान है। तो कुल मिलाकर के जो हरावल भाग था, उसका नेतृत्व किया था हाकिम खान सूर ने, और जो चंदावल भाग था, जो पीछे वाले भाग था, उसका किया था पूंजा भील ने। अगर बात कर लेते हैं हम, जो ढोलान है, इसका नेतृत्व खुद महाराणा प्रताप ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप लोगों को बता दूं मैं, हाकिम खान जो सूर है, इनके नाम से राजस्थान का सबसे बड़ा वीरता सम्मान पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसे हाकिम खान सूरी सम्मान बोलते हैं। अगला देखिए, इसमें दे रखा है एक फैक्ट, मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। कौन कर रहा था? जगन्नाथ कछवाहा। हरावल भाग का नेतृत्व तो कर रहा था जगन्नाथ कछवाहा, लेकिन सेना भेजी किसके नेतृत्व में थी? मान सिंह के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप का मुकुट धारण किया था? तो इसका जो मुकुट है वो धारण किया था झाला बींदा ने। किसने किया था? झाला बींदा ने इनका क्या है, मुकुट धारण कर लिया था। ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है, 29 क्वेश्चन है, और इसमें झाला बींदा है। कई बार कहते हैं कि युद्ध की कमान किसने संभाली थी? तो वो झाला मान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा है? तो अबुल फजल ने कहा था खमनोर का युद्ध। देखिए बादशाह बाग का युद्ध कहा, बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? यानी आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने इसे क्या कहा था? आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का, बदायूं ने इसे गोगुंडा का, तथा कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मापोली नाम दिया था। एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो परीक्षाएं हम उसे आसानी से क्रैक कर सकें। अगला क्वेश्चन नंबर है 31, मेवाड़ की मैराथन नाम से प्रसिद्ध दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582 में। बताया जाता है कि यहाँ पर सुल्तान जो अकबर के काका थे, और ये दिवेर के शाही जो थाना था उसके अधिकारी थे, और उनके बीच मैराथन का मतलब है इनको 24 किलोमीटर दूर तक सेना ने भगा कर इसका पीछा किया था, इसलिए इसे मैराथन युद्ध बोलते हैं। दौड़ कर सेना को मारा गया था। तो इसमें अकबर के काका सुल्तान मारे गए थे। बताया जाता है ये महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी और प्रथम विजय मानी जाती है। देखिए इसके उपरांत मैं आपको याद दिला दूं, ये राणा जो इनके पुत्र थे अमर सिंह, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राणा प्रताप अपने अंतिम समय किन छोड़कर, यानी राणा प्रताप ने अपने अंतिम समय में किसे छोड़कर शेष राज्य वापस जीत लिया था? तो इसमें चित्तौड़ और मांडलगढ़।
चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर इसका 3 उत्तर हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ करके, और इन्होंने शेष पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। इन्होंने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था, और चावंड जो है इनकी एक आपातकालीन या संकटकालीन राजधानी कही जाती है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो अभी देखिए हमने बात करी थी बारडोली में राणा सांगा की छतरी है, तो इसकी मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी है। तो राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? तो यह है बारडोली में। एक बार आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जो बारडोली में इनकी जो छतरी है, ये क्या है कि यहाँ पर एक बांध है, उस बांध का नाम है केजड़ बांध। कौन सा बांध है? केजड़ बांध। बताया जाता है कि जो इनकी छतरी है वो इस प्रकार है, मैं आपको थोड़ा सा बना देता हूँ, देखिए इस तरह से है। देखिए इसमें टोटल 8 कितने हैं? ये 8 खंभों की छतरी है, 4 इधर 4 इधर, तो ये 8 खंभों की छतरी है इसकी। किसकी? अगर हम बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप की। बताया जाता है कि यहाँ पे एक बांध है केजड़ बांध। कौन सा बांध है? केजड़ बांध। अब इसमें ये डूब गई है, और डूबने के कारण इसमें क्या है, ये जो छतरी है वो नष्ट की कगार पर जा रही है। तो कई बार पेपर में पूछ जाता है कौन सा बांध है जिसमें राणा प्रताप की छतरी डूब चुकी है? तो वो है केजड़ बांध। आगे सुनिए, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1615 में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना है। ये कर्ण सिंह के भी मतलब अमर जो महाराणा इसका पुत्र था अमर सिंह, उसके बीच में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। आगे देखिए, किशनगढ़, हाँ, किशनगढ़ की किस राजकुमारी की शादी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के मध्य हुई थी? और उनका नाम था, आप देखेंगे, चारुमती। क्या नाम था? चारुमती। देखिए इसमें भी आपको बहुत अच्छा समझना है। एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब चाहता था कि चारुमती से शादी मैं करूं, लेकिन चारुमती की नामर्जी से वो शादी हो रही थी। तो चारुमती ने नामर्जी जताते हुए किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी इन्होंने और शादी कर ली थी फिर राज सिंह से। बताया जाता है कि इनके पिता किशनगढ़ के राजा रतन सिंह थे, उनको टॉर्चर किया गया और बाद में चारुमती ने विष पी लिया था और अपनी आत्महत्या कर ली थी। यह प्रश्न किसी से छुपा नहीं है, यह रीट 2018 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने गोमती नदी के पानी को रोक करके राजमंद झील का निर्माण करवाया था? तो राजमंद झील की बात कर रहे हैं तो राज सिंह। ठीक बात है, राज सिंह देखा, 2 नंबर का ऑप्शन है। देखिए इसके किनारे नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया है। ये संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट द्वारा लगाया गया था। 25 काले रंग की शिलाओं पर खुदे, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये भी अपने आप से अब अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखिए, किसने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है? उन्हें ब्राह्मण भल्लवराव की संतान बताया है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है कि ये किसने बताया है। ये किसने बताया है? भल्लवराव की संतान, तो वो बताया है दयालदास ने। किसने बताया? दयालदास ने। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा किसने बताया है? मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा अर्थात जयदेव के वंशज किसने माना है? तो ये आपको थोड़ा देखना है। तो इनका नाम है नेणसी, यानी मोहनोत नेणसी के द्वारा इन्हें मारवाड़ के राठौड़ों को, यानी इन्होंने कन्नौज से आया हुआ बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद वंश का शासक माना जाता है। तो उनका नाम क्या है? राव सिंहा। क्या नाम है? राव सिंहा। अगला क्वेश्चन, मंडौर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? मंडौर को राठौड़ों की राजधानी रावचूड़ा ने बनाया था। किसने बनाया था? रावचूड़ा ने। पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से 1423 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी का निर्माण
जोधपुर में करवाया था। अच्छा प्रश्न है। चांद बावड़ी पिछली बार भी आई हुई है कई प्रश्नों में। त्रिमुखी बावड़ी के संबंध में भी प्रश्न आता है, जो राज सिंह की धर्मपत्नी होंगी आगे चल के। अब देखिए, मारवाड़ के रनमल की हत्या उसकी किस प्रेमिका द्वारा कर दी गई थी? तो वह है भारमली। समझ रहे हैं आप लोग? मोकल की भी ये संरक्षक थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, राव जोधा कब मंडौर जीतने में सफल हुआ था? 1453। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब ये यहाँ से भागा था जोधा, तो ये काहुनी गांव में चला गया था। कहाँ चला गया था? काहुनी गांव में चला गया था। वहीं से फिर धीरे धीरे आक्रमण करने लगा था। जोधपुर नगर इन्होंने 1459 में बसाया था। ये दोनों फैक्टों को ध्यान रखना है। उदयपुर 1559, उदयपुर 1559 में उदय सिंह ने बसाया था, और इसे 1459, 100 साल पहले। ध्यान रखें इस बात को। देखिए, दोबारा से देखिए, फैक्टों को क्लियर करिए। जोधपुर नगर 1459 ईस्वी में, और इसे राजधानी बनाया गया था, बसाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग इन्होंने बनवाया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक माना है। ये फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना वीडियो को पॉज करके, तो ज़्यादा उचित रहेगा। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? तो मालदेव, चंद्रसेन, गांगा और कोई नहीं। तो इसमें से किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन का उत्तर है मालदेव। देखिए, राव गांगा के पुत्र थे मालदेव, ध्यान रखें इस बात को। तो यहाँ मालदेव आया था 4000 या 400 की सेना लेकर के। देखिए, पत्नी इनकी थी उमादे, जो रूठी रानी, जो अजमेर के महल में रूठ कर बैठ गई थी। शेरशाह सूरी के समय इन्होंने पानी वगैरह की व्यवस्था इसमें करवाई थी। इन्होंने विजित क्षेत्र मेड़ता के वीरमदेव को, बीकानेर के जैत सिंह को, और गिरिसुमेल का युद्ध 1544 को शेरशाह सूरी के मध्य जो लड़ा गया था, वो अपने आप में अद्भुत था। लेकिन साथियों, इस युद्ध में शेरशाह सूरी अंतिम समय में युद्ध जीत गया था। इस युद्ध में ही शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए देश की बादशाह खो बैठता। वो था गिरिसुमेल का युद्ध। अगला क्वेश्चन, 1564 में अकबर ने किसके नेतृत्व में जोधपुर में एक सैनिक टुकड़ी भेजी थी? जोधपुर की बात कर रहा है, हसन कुली खान के नेतृत्व में। ये प्रश्न भी पिछली बार एक परीक्षा में पूछा गया था, ये भी ध्यान रखना है। हसन कुली खान के नेतृत्व में भेजी थी। अकबर का नागौर दरबार 1570 में हुआ था। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी कब नियुक्त किया था? 72 में। कब नियुक्त किया था? 72 में। आगे देखिए, किसने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है? तो किसने की है? ये भी अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्वेश्वर नाथ रेव। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, विश्वेश्वर नाथ रेव ने इसे महाराणा प्रताप से तुलना की है। और चंद्रसेन जोधपुर छोड़ने के बाद बहादुरजन और इसके बाद सिवाना चला गया था, जो मारवाड़ के शासकों की सिवाना संकटकालीन राजधानी है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को मुगल अधीनता में कब जोधपुर का शासक नियुक्त किया? तो इसे कब शासक नियुक्त किया था जोधपुर का, ये आपको देखना है। तो ये किया था 1583 ईस्वी में, और 87 ईस्वी में, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये 87 जो है 1587 में ऐसा बताया जाता है कि मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई, क्या नाम था उसका, हाँ, जो अपनी पुत्री का विवाह इनके बेटे के साथ कर दिया था। आप लोगों को याद दिला दूँ मैं, जो जोधाबाई थी, जोधाबाई का विवाह के साथ कर दिया गया था मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा। तो इनकी जो पुत्री थी, और इसी से खुसरो का जन्म हुआ था, जो आगे चल कर के इतिहास में शासक नहीं बनता है। हाँ, खुसरो शासक, वो क्या नाम था इसका, जो शासक बनता है, क्योंकि संधि शर्तों के अनुसार ये रिश्ता हुआ था। अगला क्वेश्चन, गज सिंह के बाद कौन जोधपुर का शासक बना? गज सिंह के बाद कौन जोधपुर का शासक बना? जसवंत सिंह। अब इसके बारे में सुन लीजिए। 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था इनका जन्म। शाहजहां ने 4000 मनसबदार प्रदान की थी। शाहजहां ने आसोफ ठाकुर, राज सिंह कुमावत
को जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्न में से जसवंत सिंह के संबंध में गलत कथन है। जसवंत सिंह के संबंध में गलत कथन है, ये है 1645 में इन्हें आगरा का प्रबंध सौंपा था, 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया था, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था और 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बनाया था। इन फैक्टों में से कौन सा गलत है ये आपको समझना था। तो फैक्ट नंबर 3, धर्मत के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, ये गलत है क्योंकि औरंगजेब के साथ इनका कोई संबंध नहीं था। शाहजहां के साथ था तो वो दारा शिकोह के ओर से युद्ध लड़ना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन, अगला है किनकी मध्यस्थता के कारण औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव कम हो गया था और उनका नाम क्या है ये आपको समझना है, मिर्जा राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कब काबुल भेजा था? औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कब काबुल भेजा था? तो वो उत्तर होगा 1673 ईस्वी को और इनकी मृत्यु है जमरूदगढ़ में हुई थी 28 नवंबर 1678 ईस्वी को। इसके बाद में ही औरंगजेब 79 में जजिया कर लगा देता है राजस्थान यानी भारत में, ध्यान रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान नहीं था? सूरत मिश्र, नरहरिदास नवीन कवि, बनारसी दास, मुनोत नैनसी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं, अर्थात ऐसा उत्तर कोई सा भी नहीं है जो इसका दरबारी कवि नहीं था, सब इसके दरबारी कवि थे। सूरत मिश्र, नरहरिदास नवीन कवि, बनारसी दास और मुनोत नैनसी। और मुनोत नैनसी इसके बहुत महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे जिनके द्वारा नैनसी की ख्यात और मारवाड़ी परगनारी विगत जैसे ग्रंथों की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसीरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा है? तो किसे कलयुग का कर्ण कहा है? तो लूणकर्ण को। देखिए एक आएगा आगे प्रश्न को, राजपूताना का कर्ण किसे कहा गया है? तो वो होगा राय सिंह। देखिए लूणकर्ण झील का निर्माण करवाया और 1526 में डोहसी के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, अगला है राव जैतसी ने काबुल के मुगल शासक कामरान को कब हराया था? राव जैतसी ने काबुल के मुगल शासक कामरान को कब हराया था? ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है। तो यह है 1534 ईस्वी में। कब हराया था? 1534 ईस्वी। अगला है पहोवा या साहेबा जोधपुर का ये युद्ध है, ये 1541 में जैतसी मारा जाता है मालदेव से युद्ध करते हुए, ध्यान रखें इस बात को। खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? राव जैतसी, राव कल्याणमल, राय सिंह, करण सिंह। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा ये देखना है, राव कल्याणमल। ध्यान रखें खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? तो राव कल्याणमल ने लिया था। राव कल्याणमल के जो पुत्र हैं राय सिंह, उन्होंने और इन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी मुगलों की। 1570 में मुगल अधीनता स्वीकार फर्स्ट, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा सा। फर्स्ट राठौड़ शासक थे ये जिन्होंने 1570 में और इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला देखिए, बेली कृष्ण रुक्मणी की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक हैं पृथ्वीराज, बीठू सूजा, राय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज। देखिए राय सिंह के ही भाई हैं ये, कल्याणमल के पुत्र हैं पृथ्वीराज। ये अकबर के दरबार में कवि का काम किया करते थे, पत्र व्यवहार का। तो कल्याणमल के दो पुत्र हैं राय सिंह और पृथ्वीराज। लिख भी रहा नीचे, देखो ये फैक्ट समझ लेना। अगला क्वेश्चन, राव राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक कब बना था? तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से 100% 1574 है। आप अच्छे से देख लेना। हाँ 1574 उत्तर होगा इसका। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण इसके द्वारा करवाया जिसे लालगढ़ महल बोलते हैं। किले के बाहर जयमल पत्ता और राठौर कल्ला की गजारूढ़ पाषाण मूर्ति लगवाई है। किले के भीतर एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राज सिंह प्रशस्ति कहते हैं, अपने आप में अद्भुत प्रश्न है। अगला क्वेश्चन,
मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कारण, अभी मैंने कहा था कि जेतसी ने अपने छंद में राव जेतसी द्वारा अपने ग्रंथ में कलयुग का कारण किसे कहा गया, तो वो कहा गया था कल्याण को, लेकिन राजपूताना का कारण कहा गया राज सिंह को। ठीक है, दोनों ही फैक्ट आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, पेपर में कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। नागौर शासक नागौर शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था ये 1644 या फिर 1640, 1650, 1655। तो मतेरी की राड़ को लेकर के जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1644 को। आगे देखिए, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख संपत्ति में बीकानेर के किस शासक को जांगलधार बादशाह कहा गया है, यानी चिंतामणि भट्ट है, इनका एक ग्रंथ है सुख संपत्ति। इस ग्रंथ में किस शासक को जांगलधार बादशाह कहा गया है, तो वो है करण सिंह को। किसको कहा गया है, करण सिंह को। अगला क्वेश्चन, करण सिंह को जांगलधार बादशाह कहा गया था। साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक के लेखक, साहित्य जो कल्पद्रुम है इसके लेखक हैं करण सिंह। बहुत अच्छा प्रश्न है। दरबारी गंगाधर मैथिल कर्णभूषण और मैं दिखा देता हूँ काव्य डाकनी नामक ग्रंथ लिखे थे इनके दरबारी कवि ने, और साहित्य कल्पद्रुम की रचना करण सिंह द्वारा की गई थी जो अपने आप में अद्भुत है। अगला क्वेश्चन, अगला है बिचौलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया, जो इनके आदि पुरुष। देखिए, बिचौलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। तो प्रश्न नंबर 26 है, वो है प्रति चौहानों ने। देखिए, चौहान, बिचौलिया अभिलेख के अनुसार सामर झील का निर्माता वासुदेव, जिनका आदि पुरुष यानी आदि पुरुष हैं, तो ये है गुर्जर प्रतिहार। क्या है भाई, गुर्जर प्रतिहार। ये है चौहान उत्तर, इसका ध्यान रखें थोड़ा सा बाय मिस्टेक डिफॉल्ट। बिचौलिया शिलालेख के अनुसार सामर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, और चौहान जो है ये किस वंश का है मूल रूप से, तो ये चौहान वंश का शासक था। आप लोगों में याद दिला दूं, चौहान पहले प्रतिहार शासकों के क्या थे, प्रतिहार शासकों के सामंत थे। एक शासक हुआ इनका गुवक ने इनको स्वतंत्रता दी थी या इनको स्वतंत्र करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 983 ईस्वी का हर्षनाथ लेख किसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। हर्षनाथ लेख जो है उसमें किसकी विजयों का उल्लेख मिलता है, वो मिलता है विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख। राजस्थान के चालुक्य शासक मूलराज को इन्होंने हराया था। विग्रहराज द्वितीय को मतंगा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें, आपने पढ़ा होगा आगे। क्वेश्चन, अजयराज ने अजमेरू नामक नगर कब बसाया था, 1113 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1113 ईस्वी। ठीक है, रानी सोमलवती और ये शैव अनुयायी थी, इनकी पत्नी थी जो सोमलेखा से नाम दिया गया था, जो दीपदान के समय 1000 दीपक पुष्कर झील में तैराया करती थी, जलाया करती थी। इनके लिए बहुत अच्छा फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, अजमेर में अनासागर झील और पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो वो अर्णुराज ने कराया था। शैव अनुयायी विद्वान थे, लेकिन देवबोध और धर्मघोष, मतलब मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ ये अजमेर में अनासागर झील का निर्माण कर रहे हैं, बराह मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये अर्णुराज होंगे। कौन है, अर्णुराज। अगला क्वेश्चन देखिए एक बार, विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया था, दिल्ली पर। यानी चौहान, एकमात्र चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विसल देव राजा कहा जाता है, इन्होंने तोमरों को पराजित कर एक बार दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। ये पहला चौहान शासक है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। जयनक भट्ट ने इसे कवि बांधव, जयनक भट्ट यानी
पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जयानक। इन्होंने इसे क्या कहा गया, कवि बांधव कहा है इसको। अगला क्वेश्चन, किसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई और उस पर हरकेली नाटक की पंक्तियां गुदवाईं? तो वो कौन है, विग्रहराज चतुर्थ। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। इसे मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, देखिए इधर देखिए, थोड़ा सा मैं इनको हटा देता हूँ आइकनों को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था और बीसलपुर नगर जो बसाया गया था, इनके द्वारा बसाया गया था।